Hello students, Namaskar सभी को, good evening. Today we are going to discuss the motion in a plane. आज जो है हम लोग बात करेंगे कि किसी प्लेन में कैसे मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये प्लेन क्या है। जब भी आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में, तो आपने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, मोशन इन ए प्लेन, इस तरीके की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कई बार हम ऐसे सिचुएशन से डील करते हैं जहां बॉडी के वन डायमेंशनल मोशन को ही कंसीडर करते हैं। जैसे समथिंग इज गोइंग ऑन a स्ट्रेट लाइन पाथ, तो it may be either the x-axis or y-axis or z-axis. Whatever be the axis, it doesn't matter. But involvement is only of the one direction. Such a kind of motion is called linear motion. जब मोशन किसी एक निश्चित दिशा की ओर होता है, एक ही डायरेक्शन की ओर होता है, तो वो एक रेखीय लीनियर मोशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन समझिए क्या होता है। वन लीनियर मोशन में केवल एक एक्सिस इन्वॉल्व होती है, प्लेन में दो एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं और स्पेस में तीन एक्सिस। तो प्लेन और स्पेस में फर्क रखिएगा। स्पेस इज ऑलवेज 3 डायमेंशनल, प्लेन इज 2 डायमेंशनल एंड लीनियर मोशन इज 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल मोशन में आप बस, ट्रेन, कार कुछ भी ले सकते हैं। आप इतने स्किल्ड नहीं है कि कार आप 2D में घुमा दें, है ना। तो खैर वो बात दूसरी हो गई। अब हम आते हैं मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन लाइन या लीनियर मोशन है क्यों, किस वजह से होता क्या है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो वेलोसिटी ही सब कुछ डिसाइड करती है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो वहां एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ ही होती है, पैरेलल ही होती है। किस मोशन में, लीनियर मोशन में। तो होता क्या है कि जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन भी इसके पैरेलल है, तो वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। कहने का मतलब क्या है, अगर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन की बात करेंगे तो हम उसमें केवल यही कहेंगे कि बॉडी ऐसे एक्सेलरेशन के अंडर मूव करती है जो हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल रहता है। पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो तो चेंज होगा, कम ज्यादा होगा क्योंकि एक्सीलरेशन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। तो जैसे जा रहा है वैसे जाएगा। स्पीड में वेरी, वेलोसिटी में वेरी, डजंट मैटर। अब इसका एग्जांपल क्या है, किसी वर्टिकल हाइट से आप एक बॉल को ड्रॉप कर दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, एंगल बना के नहीं। नीचे से आप ऐसे फेंक दीजिए कोई चीज नॉर्मली, एंगल बनाना नहीं है। एंगल बनाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। कंडीशन ये है। दूसरा आता है इसी का अपोजिट, मोशन इन ए प्लेन। यहां हमने ये कहा था बॉडी ऐसे एक्सीलरेशन में मूव करेगी जो पैरेलल रहेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के, लेकिन यहाँ बॉडी ऐसे एक्सीलरेशन के अंडर मूव करेगी जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट हैज बीन गिवन टू स्टार्ट इट्स मोशन। किसी भी बॉडी को जो भी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, जिसने मोशन को स्टार्ट किया, उसके डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन काम करेगा। तो अगर बॉडी इधर जा रही है, एक्सीलरेशन इधर है, तो ये क्या करेगा, इस बॉडी की डायरेक्शन को मोड़ देगा, टर्न अप कर देगा। तो होगा क्या, होगा ये कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों ही वेलोसिटी के चेंज होंगे टाइम के साथ, और बॉडी एक कर्व्ड पाथ पर चलने लगेगी। इस कर्व्ड पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। मोशन इन ए प्लेन में जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन इसका एक एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप नॉर्मल के अदर देन एंगल बना के कोई चीज, किसी बॉल को थ्रो कर दीजिए, ऐसे करके कोई भी चीज आप थ्रो कर दीजिए, बस 90 एंगल नहीं बनाना है, अदर देन 90 डिग्री नॉर्मली नहीं फेंकना है। तो वो एग्जांपल है। बुलेट फ्रॉम फायर्ड फ्रॉम द गन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल है तो बॉडी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। मैग्नीट्यूड में वेरी, लेकिन डायरेक्शन मोशन की चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे और बॉडी अपने इनिशियल पाथ को छोड़ देगी। जैसे कि हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, ठीक है, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में v1 वेलोसिटी से, तो जब हम थ्रो कर रहे थे तो हमें ये पता है कि मोशन कहाँ हो रहा है,
under the effect of gravitational force of earth. Gravitational acceleration is always acted upon the body vertically डाउनवर्ड डायरेक्शन. बॉडी पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा लगता रहेगा. अब इसको जानना ऐसे सही है था. तो अब दो चीजें होंगी कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन का या मोशन इन ए प्लेन को हमेशा दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. और दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे. बात समझ लीजिए. अगर किसी बॉल को हमने इनिशियल वेलोसिटी v1 से थ्रो कर दिया है किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x में under the acceleration due to gravity, then the ball moves on a curved path. अब इसके कर्व्ड पाथ पे कहीं भी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बतानी हो, सपोज यहाँ बतानी हो, बॉल यहाँ है किसी, तो आप सिंपली इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. टेंजेंट वो चीज होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, एक छूती हुई लाइन. वो निकल जाएगी, वो इसकी डायरेक्शन को बताएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन. तो मान लिया v1 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए थे, अब ये चलना शुरू किया है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका रास्ता इधर ना होके थोड़ा सा कर्व हो गया, पाथ चेंज हो गया. तो अब ये जो मोशन हो रहा है ऐसे एक्सीलरेशन के अंडर हो रहा है जिसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी से डिफरेंट है. इनिशियल वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो गए. अब वेलोसिटी v1 की जगह कहां अप्रोच कर गई, v2. और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये v1 अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या करेंगे, v1 को v2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी हमें मिल जाएगा. ठीक है. तो हम ये देखेंगे जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है वही डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v की है. यानी इससे हमारा आउटकम क्या निकला कि आप किसी भी बॉडी को कहीं से भी फेंकिए, लेकिन फेंकने का समय, ड्रॉप करने का टाइम एक साथ हो. यानी किसी भी छत पे आप चढ़ गए और वहां से एक बॉडी को आपने ड्रॉप कर दिया और उसी समय किसी दूसरी बॉल को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, तो बोथ विल टच. यानी ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एंड ए बॉल थ्रोन इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है. दोनों ही क्या करेंगी, सेम इंस्टेंट पर ग्राउंड को टच करेंगी. ये बताता है कि वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. हाँ, ये हो सकता है कि ये थोड़ा आगे गिरे, ये थोड़ा पीछे गिरे, वो डिपेंड नहीं करेगा कितनी तेजी से किसको आपने फेंका. तो ये बात दिमाग में रखिएगा. ये हम इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन शुड बी ऑलवेज क्लियर. ये चीजें अगर क्लियर होंगी तो आप डायग्राम बना लेंगे. अब यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने के लिए आपके पास एक आइडिया ये है कि जब भी किसी चीज को फेंकेंगे हम किसी एंगल पर थ्रोन करेंगे बाय सम एंगल अदर देन नॉर्मल डायरेक्शन, तो वो अपने कंपोनेंट्स में हमेशा डिवाइड होगा. एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट. कैसे इस बात को समझा जाए, सपोज करिए यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट. आपने बैट से बॉल को हिट किया, बॉल जा रही है उड़ते हुए हवा में और ये उड़ते 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 यहाँ आ गई. आपने हिट किया क्या, यहाँ से किया या फेंका आपने, तो ये हवा में भी रही और हवा के साथ साथ इसने इस जगह से इस जगह, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनली ये यहाँ जाकर गिरी. तो इसने हवा में भी डिस्टेंस ट्रेवल की, हाइट ट्रेवल की और इसने हॉरिजॉन्टली भी एक रेंज कवर की. तो जब ये इस तरीके की चीजें हम डिस्कस करेंगे तो वी आर ऑलवेज कंसर्न विद द प्रोजेक्टाइल मोशन. ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात हम करेंगे. तो जो बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वो डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाते हैं अच्छे से. तो डायग्राम को ड्रॉ करना आज हम सिखाएंगे. पहले आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आप डायग्राम सही से ड्रॉ कर लें. क्योंकि जब उसमें आप ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी कंपोनेंट दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, तो उसमें जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो आप ध्यान नहीं रखते. 90% केसेस में बच्चा ये ध्यान ही नहीं रखता है. उसका फोकस ये रहता है कि हमें ये प्रूविंग करनी है. जबकि मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, इफ द डायग्राम इज करेक्टली ड्रॉन देन यू कैन इजीली फाइंड द डेरिवेशन. अगर डायग्राम सही है
तो आप सही से डिराइव भी कर दोगे। हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कोई भी चीज जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल होती है, फ्रीली फॉल कहते हैं। फ्री फॉल में क्या होता है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला होता है, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो उसका पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक में क्या है कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट हैं, अगर लीनियर इन वाई है और क्वाड्रेटिक इन एक्स है। कोई ऐसी इक्वेशन है जो वाई में लीनियर है और एक्स में क्वाड्रेटिक है, दो घात की है एक्स में और वाई में एक घात की है, ठीक है, तो वो हमेशा पैराबोला को डिनोट करती है। ऐसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ज्यादा फेमिलियर होंगे इन सब चीजों से, तो बायोलॉजी वाले भी से मैं ज्यादा कंसर्न रखता हूँ, बेचारों के प्रति सिंपैथी है मेरी, क्योंकि they drop mathematics due to fear and they again have to bear the mathematics because physics जो है it needs a language for its expression and that language is mathematics। देखिए बेटा, ये प्लेन हमने बना लिया, ठीक है, क्योंकि मोशन इन ए प्लेन है, तो एक हमारे पास होगी एक्स एक्सिस और दूसरी होगी हमारे पास वाई, ये इसका ओरिजिन। अब आपने किसी भी बॉडी को थ्रो कर दिया, आपने ये फेंक दिया किसी बॉडी, अब ये जा रही है चलते चलते उड़ते उड़ते और ये जाके नीचे गिर गई, ठीक है, बॉडी को आपने फेंका और ये जाके वहां नीचे गिर गई। तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि इसका जो मोशन हो रहा है इसमें कई सारी चीजें हैं। क्या, एक तो ये ग्राउंड से एक हाइट कवर करता है, दूसरा आपने फेंका यहाँ है इनिशियल पोजीशन, फाइनल यहाँ, तो ये ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है जिसको हम यहाँ पर रेंज बोलेंगे और इसको आर से डिनोट करेंगे। तो हमें हाइट पता करनी है, रेंज पता करनी। दूसरा, जब आपने इसको फेंका तो ये हवा में भी रहा, तो हमें सबसे पहले आइडिया लगा लेना चाहिए कि हाइट क्या कवर की इसने, रेंज इसने क्या कवर की, इसका फ्लाइट टाइम क्या रहा, हवा में ये कितनी देर रहा। दूसरा, इसकी ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ जो है उसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप मतलब रूपरेखा, आकार कैसा है, शेप कैसा है। तो ट्रेजेक्ट्री में हम पैराबोलिक प्रूफ करेंगे। पैराबोलिक के लिए याद रखिएगा y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक। ऐसा कुछ अगर आ जाता है y इक्वल एक्स स्क्वायर करके, तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल जो है मोशन पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है कि आपने किसी बॉडी को थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी दिखाने का तरीका क्या है, यू विल सिंपली ड्रॉ ए टेंजेंट। ये हमने टेंजेंट खींच दिया, रास्ते पर टच करती हुई एक लाइन खींच दीजिए। तो फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इसको थ्रो किया। अब हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाया है, वो एंगल थीटा नॉट ले लेते हैं। कोई भी चीज वेक्टर में आपने हो सकता पढ़ा हो, कोई भी चीज जब अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस का, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई एक्सिस का होता है। बोर्ड छोटा है मेरा तो मैं थोड़ा सा मिटाता हुआ चलूंगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आप हमेशा कॉस अटैच करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वर्टिकल के साथ साइन। तो आपने u से फेंका है इसको, अब यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक वो कंपोनेंट जो इसको ऊपर ले जा रहा है u का कंपोनेंट, ऊपर ले जाने का मतलब क्या है, विच डायरेक्शन, डायरेक्शन y। so this component of u, that is uy, is acting vertically upward, means it is carrying this body to its vertical heights, and another one is the horizontal component that is providing the body to cover some range। ये component हमने ux लिख लिया। so u is resolved in two components, one is ux and another is uy। ux is the horizontal component of velocity, uy is the vertical component। you will always attach cos and sin, cos with horizontal component, किसका, u cos theta naught, horizontal component क्या हो गया, u cos theta naught, और vertical हो जाएगा u sin theta
थीटा नॉट। अगर वेक्टर पढ़ा हो आपने तो ऐसे याद रखिए, अगर ये u है, ये एंगल थीटा नॉट है, तो ये हमेशा u cos थीटा नॉट होगा और ये हमेशा u sin थीटा नॉट होगा। अगर आप वो लगाएंगे क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो आप इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, ये u cos थीटा नॉट, ये u sin थीटा नॉट, तो रिजल्टेंट u कैसे आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको वही मिलेगा, जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो वही मिल जाएगी। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बॉडी को आपने फेंक दिया, कुछ इंस्टेंट के बाद अब बॉडी ऐसे एक्सीलरेशन के अंडर में काम कर रही है जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के साथ नहीं जा रहा, डिफरेंट है, तो वो क्या करेगा, उस बॉडी के पाथ को मोड़ देगा। अभी अभी मैंने बताया। अब आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने ड्रॉ कर दिया। मान लिया अब ये इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी v को अप्रोच कर रहा है। यहाँ भी v के दो कंपोनेंट होंगे, द कंपोनेंट विच इज कैरिंग द बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज vy and the component which is carrying the body along the x direction that is vx. Now we have moved from the initial angle theta naught to theta. अब हमारे पास थीटा नॉट नहीं है, थीटा। अब ये बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट h पर पहुंच गई। ये पॉइंट P ऐसा है जहां इस बॉडी की मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर पहुंचने के बाद अब तो ऊपर ये जा नहीं रहा, तो जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा और इसके पास केवल और केवल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। vy यहाँ पर 0 हो जाएगा बिकॉज द बॉडी इज नॉट गोइंग in a further upward direction after reaching at point P. अब ये बॉडी यहाँ से गिरना शुरू हुई। अब ये बॉडी जा रही है गिरती हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए आप अगेन, फिर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ये V है, ये जो कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा था वही कंपोनेंट अब नीचे, तो you will simply change this Vy to vertically downward direction. This again will be written as Vx and this angle is obviously थीटा। अब ये बॉडी नीचे, डायग्राम समझते रहिए। अब ये बॉडी आके नीचे यहाँ गिर गई। यहाँ देखिएगा, यहीं से कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे क्या ड्रॉ करें। ये बॉडी जा रही है, आप फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है। और ये कंपोनेंट है ही, इसको थोड़ा हम आगे और बढ़ा लेते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए। एक ये कंपोनेंट आपने ड्रॉ किया, ये एंगल हो गया हमारा थीटा और ये हमारा जो हो गया एक। अब यहाँ देखिएगा Vx Vy कैसे हम ड्रॉ करेंगे। हमने वापस जहां से शुरू किया उसी एंगल पे पहुंच गए, तो ये हो गया थीटा ना, ये हमारा हो गया vy और ये हो गया हमारा vx। जैसे शुरू किया था उसी की रेप्लिका आपको यहाँ पर मिल जाएगी। रेप्लिका क्या है इसका, उल्टा, ठीक है बेटा। तो हमेशा याद रखिएगा vx कंपोनेंट आपको हॉरिजॉन्टल रेंज में ले जाएगा और vy कंपोनेंट आपको वर्टिकल हाइट कवर कराएगा। अब यहाँ पर पाथ क्या है प्रोजेक्टाइल का, ये है पाथ प्रोजेक्टाइल, इसी को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हमें निकालना है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर वेक्टर्स का आइडिया है तो आप सिंपली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। मैं कैमरे से बार बार इसलिए हट जाता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है, कि मैं खाली मेहनत कर ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ। तो हमने मान लिया है कि लेट u be the initial velocity of projection of a body. Initial velocity of projection of a body. हमने किसी बॉडी को इनिशियली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करके भेजा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने u से प्रोजेक्ट किया है, मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा नॉट लिया है शायद, हाँ एंगल थीटा नॉट विद द किसके साथ, थीटा नॉट डायरेक्शन हमने बनाई है किसके साथ, विद द, ये कौन सी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल। सो u को हमने किस किस में डिवाइड किया है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल देता हूं, और इसको वर्टिकल, ध्यान रखिएगा। अब इसमें केवल न्यूटन्स इक्वेशंस अगर आपको याद है तो दो इक्वेशन का यूज करके आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब बॉडी जो है, बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली
डाउनवर्ड बॉडी पे काम करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो थ्रू आउट द मोशन अनचेंज्ड रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। आप देख रहे हैं u पहले v में कन्वर्ट हुआ, vy vx में कन्वर्ट हुआ, फिर vy गायब हो गया। तो बार बार जो भी चेंज होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल यानी ux रिमेन्स अनचेंज्ड, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, ड्यूरिंग द मोशन, पूरे मोशन में जो ux है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए वहां पर। एक आइडियल सिचुएशन में ये बात केवल एप्लीकेबल होगी, और ui कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा, चेंजेस, ठीक है। अभी तो ये सारा चेंज दिख रहा है हमें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बॉडी को जब हमने फेंका है तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब हम वही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। द डिस्प्लेसमेंट along horizontal direction, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या डायरेक्शन के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट है, इन्हें टाइम t ले लेते हैं कोई टाइम। क्या फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड या वेलोसिटी कह लें, डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकालना है। अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट भी कौन सा लेना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux हमने ले रखी है और टाइम हमने t कंसीडर किया हुआ है। तो x क्या हो गया, ux into t, put the value of ux from this equation, u cos theta naught into t, from here you can find the value of t and this will turn out to be x upon u cos theta। बस हो गया तुम्हारा डेरिवेशन, इसको इक्वेशन 1 बना दो। इसी फार्मूले से सारा डेरिवेशन होना है, आपने टाइम निकाल लिया। अब बॉडी कहाँ जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करिए तो न्यूटन की एक इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मोशन अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अपवर्ड है, तो s की जगह पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर y ले लें तो u की जगह पे uy होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अपवर्ड मोशन है तो प्लस की जगह माइनस और a की जगह g। ये इक्वेशन हम वर्टिकल मोशन के लिए यूज करेंगे न्यूटन की, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ut में u जो है यो uy से रिप्लेस होगा, क्योंकि मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट हम लेंगे। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट along the vertical direction। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट, वही डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू uy हो गया u sin थीटा नॉट इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। हम t की यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे हैं डायरेक्ट यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा u sin थीटा नॉट इनटू t हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा नॉट माइनस हाफ g t स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट। अब देखिए u कैंसिल, sin थीटा नॉट अपॉन cos थीटा नॉट ये हो जाएगा हमारा tan थीटा नॉट, तो हम लिख देते हैं x tan थीटा नॉट माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट। देखिए इक्वेशन बन गई, लीनियर इन y, क्वाड्रेटिक इन x, hence the path of the projectile is parabolic। ये देखिए मैंने लिख दिया था, y में एक पावर रहेगी और x में दो पावर रहेगी, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप रिवाइंड करके बार बार देखिए इसको। तो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब है दो पावर, क्वाड्रेटिक इन x, लीनियर इन y, so path of the projectile is पैराबोलिक। थोड़ी राइटिंग गंदी है, तो पाथ जो होगा प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होगा।
तो ये हमेशा ये इक्वेशन पैराबोला की होती है, मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको, इस टर्म को याद रखिएगा। आगे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब ये हवा में कितनी देर रहा है ये हम निकालने जा रहे हैं, यानी फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल डायग्राम ही बेटा मेन है। अगर इसको ढंग से तुमने बनाना सीख लिया तो इक्वेशन सॉल्व करना तो बच्चों का काम है। ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है फिजिक्स में। इतना डराया जाता है फिजिक्स का नाम लेके, इतना सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है दुनिया का, हिंदी से भी इजी। हाँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को जोक लग रहा हो कि अरे सर तो पढ़ लिए हैं। ऐसा नहीं भैया, मैं भी फंसता हूँ कभी ना कभी। ज्ञान असीमित है, आप उसको डेली का डेली पढ़ते रहिए। अब देखिए हवा में कितनी देर रहा, हमको ये निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो हवा में क्या हुआ, जब ये यहां से यहां तक गया तो इसने एक टाइम लिया, और यहां से यहां आया तब एक टाइम लिया। तो जो टाइम जाने का है वही टाइम आने का है, क्योंकि जी जो है इक्वली इस पर वर्क कर रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट टी क्या है, टाइम टेकन टू रीच एट पी। पी पर पहुंचने में लगा हुआ टाइम क्या है, टी स्मॉल टी। तो अब पी पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एट पी, वी वाई क्या है, 0। याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहां से भी इस इक्वेशन से हम टी की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग क्या, हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा होगा। अपवर्ड मोशन के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में यू वाई, v के लिए वी वाई अपवर्ड, u के लिए यू वाई, और a की जगह पे g, और ऊपर है तो प्लस की जगह माइनस। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यूजिंग p इक्वल टू यू माइनस जी टी फॉर अपवर्ड्स एट द सफिक्स u y एंड v y। हियर v y 0, u y हमने अभी पीछे पीछे लिखा है u sin theta naught minus gt। What will be the t? You will shift this u sin theta to this side. You will get simply u sin theta naught upon g. So this is the time taken by the projectile to reach at p. ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट है। तो जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में, क्योंकि ये इसकी इक्वल रेप्लिका है, मिरर इमेज है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स टी। जितना जाने में लगा उतना ही आने में, इसको डबल कर दो। तो टोटल टाइम को हम 2u sin थीटा नॉट अपॉन जी लिखेंगे, और इसको कैपिटल टी से डिफाइन। बहुत सारे फार्मूले इसमें आएंगे, कभी u में स्क्वायर होगा, कभी साइन में स्क्वायर होगा, कभी जी में स्क्वायर होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए फार्मूलों पे थोड़ा गौर करिएगा। ये फ्लाइट टाइम हो गया हमारा, तो यू साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अब हम निकालने जा रहे हैं फ्लाइट की जो हाइट है मैक्सिमम, वो क्या होगी, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड। हम ये निकालना चाहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मान लेते हैं उसने h हाइट जो है कवर की हुई है। सपोज h बी द हाइट up to which the projectile has reached। ठीक है, अब वर्टिकल वेलोसिटी p पर 0 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगेन हम क्या यूज करना चाहते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां देखिए v की जगह पे vy है, u की जगह पे uy है, a की जगह पे g है, अपवर्ड है तो माइनस लग जाएगा प्लस की जगह पे, और s की जगह पे हमारा डिस्टेंस क्या है, हाइट। h क्या है, वर्टिकल हाइट। S will be replaced by H। इसको यूज करिए, Vy यहाँ P पर 0, Uy हो जाएगा U sin थीटा नॉट होल स्क्वायर माइनस 2GH। कहीं भी समझ में ना आए तो प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। इसको रीअरेंज कर लीजिए, U sin थीटा नॉट इधर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा H, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2G। तो फार्मूले काफी सिमिलर लगेंगे आपको, में भी आप मेमोराइज करते समय भूल जाएं, तो ध्यान से इनका डेरिवेशन भी दिमाग में रखिएगा ताकि आप स्किप ना कर पाए। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं कि अगर बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाना चाहिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 90। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू 90 पर ही मैक्सिमम होती है, साइन 90 होता है 1। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर h max, थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री।
तो थीटा नॉट अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। इसी वजह से जो हाई जंपर होते हैं वो अपनी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ऐसे करके कूदते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा इसी वजह से। अब एक लास्ट टर्म रह गया, इसका है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसने रेंज क्या कवर की है, फार्मूले में नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि आखिर में देखिएगा थोड़े थोड़े से एक जैसे लगेंगे आपको। वीडियो चल रहा है, बस 30 मिनट का लंबा वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दैट। और आप मन से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है कि ये कितनी दूर तक गया है। मान लेते हैं रेंज इसकी आर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज भी एक तरीके की डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टोटल टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक टी है और यहां से यहां तक टी है, दोनों ऐड करोगे 2t, और 2t को हमने रिप्लेस किया है कैपिटल टी से। तो यहाँ पर क्या है, रेंज यानी डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी, हॉरिजॉन्टल, और टाइम कौन सा, फ्लाइट टाइम। तो ux है हमारे पास u cos थीटा नॉट, और t है 2u sin थीटा नॉट अपॉन g। अब देखिए 2 को और ये u को पहले मल्टीप्लाई करें, u स्क्वायर 2 sin थीटा नॉट इनटू cos थीटा नॉट, एक साथ लिख लीजिए। अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के भी हैं, उन्होंने 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा नॉट अपॉन g। देखिए u स्क्वायर sin 2 थीटा नॉट अपॉन g, 2u sin थीटा नॉट अपॉन g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो काफी कंफ्यूजन है इन फार्मूलाज में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए 2 थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, अभी अभी मैंने लिखा 90 पर 1, यानी फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर आर मैक्स 2 थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज sin 2 थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू sin 90, ठीक है। तो 2 थीटा नॉट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, साइन साइन हट गया, तो थीटा नॉट क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 45 डिग्री। यानी किसी चीज से आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो 45 एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से किक मारिए, मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरेगा, और हाइट के लिए आप 90 पे मारिए, ठीक है। तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा हटा दीजिए आप, u स्क्वायर अपॉन g। याद रखिएगा इस बात को, इसीलिए फुटबॉलर किक जो मारते हैं वो 45 डिग्री पर मारते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो लोग एचसी वर्मा पढ़ रहे हैं उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम में, जैसे एक मंकी और बनाना वाली क्वेश्चन है कि मंकी बनाना लेके उतर रहा और एक राइफलमैन उसको शूट करना चाहता है, तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, वीडियो इज टू लॉन्ग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू, नमस्कार।